हाँ बेटा, सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ। रिलेटिव लोवरिंग होती है बच्चों RLVP। RLVP का फॉर्मूला होता है सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सोल्यूशन का प्रेशर अपॉन सॉल्वेंट का प्रेशर। कहता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी किससे है, तो किसके संख्या से सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सॉल्यूट की संख्या ऊपर आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बी कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट टू सॉल्यूट तो नहीं है। ए एक बार फिर भी बोला जा सकता है क्योंकि हमको पता है अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इससे बेटर ऑप्शन है तो उस पर आएंगे। तो फिलहाल बी तो गलत है, ए हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हटा दूँ, आगे ऑप्शन में चलें। चलो नेक्स्ट सी डी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ बेटा, ये ज़्यादा सही है और ये तो गलत ही है, तो आंसर सी ज़्यादा बेटर है। हेलो, सी आंसर होगा, चेक करो। चलो 17 के बाद डाउट बोलो बच्चों। 22, 22 के पहले 22 के पहले 22 के पहले नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा हूँ। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए देख रहा हूँ मैं। कहता है द सैचुरेटेड सोल्यूशन विल रिमेन सैचुरेटेड एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी सोल्यूशन सैचुरेट रहेगा हर टेम्परेचर पे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि बेटा अलग अलग टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बात तो सही नहीं है। हेलो हेलो, अरे कोल्ड ड्रिंक ही देख लो, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस उसमें डिजॉल्व है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पक करके निकल जाएगी। तो सर टेम्परेचर अगर बदलोगे तो सैचुरेशन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट घुल सकता है वो चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लांट सेल स्विल्स व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इस पे आते हैं क्योंकि हमको प्लांट सेल के बारे में फ़िलहाल आगे बढ़ता हूँ मैं, पहले बाकी ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन सी, अच्छा इसमें ऑप्शन डी है भी नहीं क्या? अच्छा है, नीचे है तो ओके। ऑप्शन सी देख रहा हूँ पहले मैं। ऑप्शन सी कहता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टी एफ क्या मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। डी पे आते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है सर, रिलेटिव लोवरिंग। लोवरिंग तो होती है सर पी नॉट माइनस पी एस, ये थोड़ी, जब तक ये पी नॉट से डिवाइड नहीं होगा तब तक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि RLVP थोड़ी कहलाएगा। तो ये गलत है, बी गलत, ए गलत है। अब बी की पे बात काम कर ले रहा हूँ मैं, हालांकि आंसर सी होगा क्योंकि वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। अब बात ये है बेटा कि कोई भी चीज़ स्वेल कब करती है। मान लो ये कोई भी सेल है, ये सेल स्वेल कब करेगा? जब इसमें सॉल्वेंट एक्स्ट्रा अंदर आएगा। हेलो, सॉल्वेंट अंदर क्यों आएगा? सॉल्वेंट अंदर इसलिए आएगा क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा बाहर कम होगी तो सॉल्वेंट ज़्यादा, तो अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा। हेलो हेलो, अब तुमको कह रहा है कोई सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। हेलो, तो बेटा अगर कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो सॉल्यूट बाहर ज़्यादा होगा। सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बाहर ज़्यादा होगा। बेटा अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट तो बाहर कम होगा। अगर सॉल्वेंट कम होगा तो सॉल्वेंट बाहर आएगा ना, तो ये चीज़ श्रिंक करेगी, स्वेल नहीं। हेलो हेलो, इसमें एक्चुअली हमको कोई फैक्चुअल डेटा की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जैसे हमको 0.9% एन सोल्यूशन के बारे में पता है। तो प्लांट सेल चाहे जो भी हो, इसमें ये कॉमन सेंस ही यहाँ काम आ जाएगा
कि भैया प्लांट सेल गो भी, अगर वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मतलब बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर आएगा, अंदर बाहर आएगा तो श्रिंक करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है, तो ये भी बात ठीक होगी। नेक्स्ट आगे और डाउट है भाई इसमें कोई? 22 में कोई दिक्कत? लोअरिंग और रिलेटिव में गलत हो गया। चलो तो बेटा वो फिर आपने इंग्लिश नहीं पता तो आपको है ही, रिलेटिव लोवरिंग और लोवरिंग में फ़र्क क्या है, आप वो रिलेट नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन अच्छा करोगे तो रिलेट करते जाओगे। चलो 22 के बाद बोलो बच्चों सवाल। 22 के बाद आते हैं 28 में। 28 के पहले चलो 28 असर्शन रीजनिंग है बेटा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 28 देख रहा हूँ मैं। 28 क्वेश्चन कहता है कि मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, मोलैरिटी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ही है, हमको ये मालूम है। ठीक है, तो ये बात तो ये ट्रू है। रीज़न देखते हैं। मोलैरिटी इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा पहली बात तो मोलैरिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना। लेकिन मोलैरिटी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिस्ट नहीं की है। पर हाँ अगर कोई ये पूछे तो ये ख्याल की जानकारी भी होनी चाहिए। पर चलो फिलहाल अपन जानकारी को इंपोर्ट करेंगे, पर पहले ऐसा सोचने का प्रयास करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो देखो सर नहीं है, लेकिन अगर अगर कोई हमसे पूछे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो सर फिर लिखवाना चाहिए। तो क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं जानकारी दी है तो हम यही मान के चलते हैं कि नहीं भाई देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है। अब ये मान लो अगर इन दैट केस इसको बोल देता हूँ मैं फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। और अगर कोई फॉल्स है तो कोई क्या इसका रीज़न है ये? नहीं। और अगर आप मेरे से कॉमन सेंस, हाँ तो अगर आप मेरे से कॉमन सेंस से पूछो, अच्छा पहले मुझे बताओ, पहले मैं बुकिश काम कर रहा हूँ, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ और जानकारी मैंने नहीं इंपोर्ट की अभी एक्स्ट्रा, तो मैं यही मानूंगा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो आंसर क्या होना चाहिए इस हिसाब से? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ आपको? सी होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ एक और एंगल से सोच लेते हैं कि कायदे से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिखी हो ना लिखी हो, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, सारे तो नहीं लिखे। अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या इन दैट केस? ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल डिपेंड करे कितना है, इससे डिपेंड ना करे क्या है। मोलैरिटी भी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसको ये नहीं फर्क पड़ता कितना है, उसको सॉरी ये नहीं फर्क पड़ता क्या है, उसको फर्क पड़ता कितना है। हेलो, तो इन दैट केस मोलैरिटी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों ट्रू तो हो गए, लेकिन क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है उसका रीज़न ये है? नहीं। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये कौन सा ऑप्शन है? बॉम्बे है। अब मुझे बताओ आंसर की में आपको आंसर क्या मिला है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद तो बेटा गलत है। आप एक काम करिए, आप इसको एनसीईआरटी के हिसाब से अपन काम कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन बी और सी दोनों कर सकते हो बेटा। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑप्शन अलग है। क्या है? डी सर असर्शन रीजन दोनों फॉल्स। हाँ तो दोनों फॉल्स तो नहीं है ना। हाँ तो सर सी होगा। चलो सी मानो, फिर सी कर लो बेटा आंसर इसका। हालांकि बी में भी मेरे को विवाद है, मैं इसको एक बार चेक भी कर लूँगा, पर फिलहाल सी मान लो। चलो सर सीबीएसई के सिंपल क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आया था, सी ऑप्शन। अच्छा तो आंसर उसमें क्या है? सर सी ऑप्शन है, मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत। ठीक है, तो इसी को यही मान लो बेटा। एनसीईआरटी के हिसाब से तो अपन नहीं मानेंगे, है ना। पर हाँ अगर कॉमन सेंस ज़्यादा लगाने को बोलोगे तो मैं कहूँगा भाई नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। पर ठीक है, लिस्ट तो नहीं किया एनसीईआरटी ने, तो ठीक है सी मानो। इसमें रीजन लिखा है कि मोलैरिटी मींस टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इट इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मोलैरिटी इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का एक फॉर्म है, ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आप फिजिकली ऑब्जर्व करते हो सॉल्वेंट का मूवमेंट, रिलेटिव लोवरिंग और वेपर प्रेशर आप सॉल्यूट डालते हो तो वाकई में वेपर प्रेशर घटता है, ये आप ऑब्जर्व करते हो फिजिकली। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा एक्सप्लेनेशन है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो इन दैट केस डाउट भी नहीं है, फिर ये बात भी सही है कि आंसर सी ही है। ठीक है बेटा, ये बच्चों में एडवाइस करूँगा, ये सवाल आप इंपोर्ट कर लेना अपनी कॉपी में।
इसके एक्सप्लेनेशन जो आंसर की का एक्सप्लेनेशन उसके साथ कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए नहीं मान रहे मोलैरिटी को क्योंकि ये एक तरीका है केवल एक्सप्रेस करने का, ये प्रैक्टिकली कुछ फिजिकली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो मोलैरिटी को। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, गुड क्वेश्चन। अगला बोलो। केस स्टडी केस स्टडी का फोर्थ वाला केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर फोर 4 के पहले इसी का फर्स्ट इसी का फर्स्ट के पहले सेकंड सेकंड के पहले, अच्छा सेकंड पहले तो फर्स्ट है ही ना। चलो तो बेटा मेरे हिसाब से यहाँ केस स्टडी में इंग्लिश पढ़ने का तो बहुत मतलब नहीं होगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी का पहले पहला सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 इन वाटर। उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ ये है कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, फिर बढ़ेगी 34 पे फिर मैक्सिमम आएगी और शुरू में मैक्सिमम होगी एकदम ज़ीरो पे और फिर उसके बाद घटेगी और बढ़ेगी। ये हमको कर्व उसने बता दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इंग्लिश क्या है, चलो देखते हैं। अब कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है सॉल्युबिलिटी इज़ एक्सोथर्मिक, बी ऑप्शन कह रहा है सॉल्युबिलिटी इज़ एक्सोथर्मिक, टेल नहीं होगा टिल होगा 34 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद एंडोथर्मिक, फिर कह रहा है एंडोथर्मिक और फिर एक्सोथर्मिक। ये बेटा सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। देखो बेटा पता है क्या है कहानी, हमने शायद टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा हुआ है किसी चीज़ की भी सॉल्युबिलिटी का, तो अगर ऐसा आप देखो, लेकिन फिर ये ग्राफ पता है ऐसा होना चाहिए, पता है ये या तो फिर बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए, ऐसा। हाँ सर वही था ये ऐसा होता ना तो एक बार फिर भी मुझे ठीक लगता। अगर मान के चलते हैं ऐसा है 34 डिग्री सेल्सियस है ना, तो फिलहाल मैं ये कहूँगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कब डिक्रीज करेगी? टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो और कोई चीज़ बैकवर्ड आ रहा है, सॉल्युबिलिटी में मान लेता हूँ मैं कि सॉलिड प्लस लिक्विड इक्विलिब्रियम में बना रहा है सोल्यूशन। अगर तुम बेटा टेम्परेचर को RHS में रखोगे हीट को, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हीट कंटेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल आएगा। हेलो, सॉरी बैकवर्ड आएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कब घटेगी? जब कोई चीज़ एक्सोथर्मिक हो। हेलो हेलो। हाँ सर और उल्टा इसका विपरीत काम कि अगर हीट कंटेंट रिएक्टेंट में आ जाए तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी तब इंक्रीज करेगी जब वो एंडोथर्मिक हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट कंटेंट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड खुलेगा। तो बेटा अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। हेलो, यस सर तो पहली बात तो ये ग्राफ ना एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ जैसा मुझे लग रहा है। चलो एक काम करो, पहले मेरे को फिर आंसर की आवश्यकता होगी। बेटा आंसर बताओ क्या है इसका, बी या सी में कोई एक होगा। यही है सर। बॉम्बे है सी है तो मतलब पहले कह रहा है 34 के पहले सर सी है सी है तो कह रहा है 34 के पहले एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो पहला ग्राफ होना चाहिए ऐसा और फिर 34 डिग्री सेल्सियस के बाद ये हो जाना चाहिए ऐसा। हेलो, हाँ सर बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर ये ग्राफ को ये जानकारी को नोट्स में डालो। हाँ सर, तो फिर इस हिसाब से तो क्वेश्चन गलत है सर। हाँ तो बेटा हो गया, मान लो नई कॉपी पब्लिश हुई है तो ठीक है। पर हो गया गलत अलग से अपने क्या कौन यह नंबर तुम, अपन तो सीखने के लिए काम किया ना। हाँ
मैं जान के आपको खरीदवाया अरिहंत तू प्रैक्टिस के लिए, पेपर किसी और से दिलवा रहा हूँ कि कम से कम दो पेपर, दो टाइप की किताबें अटेम्प्ट कर लेंगे अपन, तो हो गया, कम से कम अपन अपना बोर्ड अच्छा करेंगे। ठीक है, हटा दूँ? हाँ सर। यस सर। समझाने के लिए इंग्लिश लिख लिए हो? यस सर। हटा दूँ? यस सर। चलो, तो ये सवाल तो फिर इन दैट केस नहीं बनता आपसे, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बताना है बेटा? चलो, सेकेंड क्वेश्चन है, कॉपर CuSO4.5H2O इज अ solution of solid in liquid, solution of liquid in a solid, salt only and cannot be called a solution, coordination compound of copper molecule। हाँ बेटा देखो, एक्चुअल सच्चाई तो यही है। अगर आपने 11th में बेटा हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा ना, वहाँ पे जानकारी है क्या? CuSO4 बता बेटा कैसा होता है? कॉपर के साथ CuSO4.5H2 ऐसा होता है, कॉपर के साथ 4 पानी रहते हैं कोऑर्डिनेटेड, और इसका काउंटर आयन होता है सल्फेट, और एक पानी होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। एक्चुअली कॉपर एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, हम लोग पढ़ेंगे भी 12वीं में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। इसमें ना कोई भी लिगेंड, जैसे H2O में ऑक्सीजन में लोन पेयर है, कोई भी लिगेंड अपने लोन पेयर ना इसको कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो एक्चुअल सच्चाई ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कॉपर का, और जब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी, जो वो स्पीशी जो लोन पेयर देती है ना, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? तो ये कोऑर्डिनेशन, हालांकि ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल हो गया, बट खैर ये बात समझ में आ रही होगी शायद सबको। हेलो, यस आंसर चेक करो बेटा, डी है क्या? सभी। बॉम्बे है। बी है। रुकिए, इसका मेरे को आपके लिए सल्यूशन देखना पड़ेगा। किसी के पास इसका सल्यूशन है क्या? सर मैंने नेट पे देखा, उसमें डी ही बता रहा है। नहीं, डी तो मान लो, मेरे को सल्यूशन पूछ रहा हूँ मैं, वो तो मैंने आपको रीज़न भी दिया इसके डी का। तो बच्चों सुनो फिर, फ़िलहाल के लिए इसका आंसर सुधार के डी कर दो। मैं एक बार देख भी लूँगा, किताब अकेडमी में पढ़ी होगी तो मैं एक बार देख भी लूँगा, इन केस अगर कुछ अलग होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो डी ही है। आंसर सुधार दीजिए फ़िलहाल। हेलो, ये भी सवाल आपको नहीं बनना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा हो गया, पर कोई बात नहीं। चलो, थर्ड बताना है। बेटा हाँ या ना? नहीं, अगला पूछ लो बेटा। 4-5, 3-4-5 में क्या बताना है? एक किसी और को एक बोला था। फोर्थ वाला देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि 100 ग्राम ऑफ 4% सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंटेन। देखो बेटा, अब 4% बताया तो नहीं है तो कुछ नहीं, अगर बताया जाता तो हम परसेंट को क्या मानते हैं बच्चों? वेट, W/W। हेलो, तो बेटा 100 ग्राम आपके पास 4% सोल्यूशन है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन है 100 ग्राम, तो और 4% है। 4% मतलब क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट फिलहाल कोई सॉल्ट है, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 है। 4% मतलब 4/100। सोल्यूशन का वजन आपको सवाल में बताया गया है कितना? 1000 ग्राम। तो इन दैट केस बेटा एक कट गया, तो वेट ऑफ सॉल्ट कितना आ गया? 40 ग्राम। 40 ग्राम। आंसर हो जाना चाहिए दिल्ली। चेक करो क्या आंसर दिया इसने। हाँ सर, यही। तो ये तो आसान था बेटा काफ़ी। बाकी चलो, क्वेश्चन नंबर इसका 1 और 2 एक अच्छा फैक्चुअल साइंस थी, बट ये तो आसान था। चलो और बोलो। नहीं है बेटा। चलो बच्चों, सॉलिड स्टेट में आते हैं अपन। अब सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, सॉलिड स्टेट का जो पूरा चैप्टर है, क्या वो आपको रिकॉर्डिंग्स के रूप में मौजूद है कि वो चैप्टर मौजूद नहीं है? नहीं है। नहीं है। चलो सब लोग बच्चे अपना सॉलिड स्टेट के नोट्स खोलेंगे।
सब बच्चे अपने सॉलिड स्टेट के नोट्स खोलेंगे। खोल लिए? Yes, sir. चलो बेटा, सॉलिड स्टेट के नोट्स को स्टार्टिंग से रीड करेंगे। मैं बारी बारी रीड कराऊंगा, फिलहाल कोरस तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है सर अभी थोड़ा बहुत, और डाउट पूछना चाहेगा कहीं पे? चलो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं डाउट्स ही डिस्कस करना चाहूँगा, और उसके बाद अगर फिर टाइम टाइम बचता है तो ककारा साथ में करेंगे, वरना तो ककारा अभी आप घर में भी खुद कर सकते हो। डाउट्स ज़रूर आपको रिवीजन। सॉलिड स्टेट के लिए कितने दिन दिए हैं बेटा? आज का, कल का, 2 की 3? 2 दिन। मतलब आज का और कल का? हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, तो फिर अच्छा है, और अच्छा है। अपना खुद पढ़िए और मेरे से डाउट पूछते चलिए। डाउट बोलो बेटा सॉलिड स्टेट के, बोल दे बेटा जिसको जो पूछना हो पूछो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड तो बेटा बड़ा थ्योरेटिकल, ठीक है, उसको पढ़ देते हैं। सब लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड खोल लें। में समझा दीजिए कि क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल समझा देता हूँ। चलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब लोग अपने नोट्स में खोल लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबने खोल ली? आगे बढ़ जाऊँ? हाँ सर। चलो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ेगा अच्छा, जिसका डाउट है वो ना पढ़े, दूसरा पढ़े, ताकि वो सवाल पूछ पाए। मतलब मेरे को पूरा समझाना ही है तो मैं वो करते जाता हूँ, पर दूसरा पढ़े कोई। किससे पढ़वा लूँ मैं? खुशी, खुशी अनम्यूट करो। खुशी, खुशी की आवाज़ नहीं आ रही। चलो भैया, कनिष्का अनम्यूट करो। Yes, sir. चलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड रीड करो बेटा हमारे लिए कॉपी से। Magnetic properties of solid. On the basis of their magnetic properties, substance can be classified into 5 categories. First, paramagnetism. बस रुक जाओ बेटा, Paramagnetic रुक जाओ substance- बेटा, रुक जाओ बेटा। अब थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको कहानी सुना दूँ, हालांकि बहुत बेसिक सी बात ही पढ़ी है उसने, पर फिर भी कहानी सुन लो। देखो बेटा, होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रुके हुए होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की ताकत तो होती है, पर इलेक्ट्रॉन, हमको पता है सर कभी रुके तो होंगे नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते रहेंगे। हाँ, तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहेंगे तो अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक और फील्ड क्रिएट करता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मतलब सर कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते ही रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेगा। हाँ बेटा बिल्कुल करेगा। तो अब क्या कहानी है सर? कहानी है बेटा कि ये शायद आपने 11th में भी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। क्वांटम थ्योरी में हमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना को हम कहते हैं ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें कहा जाता है कि कभी भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरा जाए तो उसके साथ हमेशा उसकी पेयरिंग कर दी जाए ऑर्बिटल में। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हम इतना जान ही चुके हैं, अपने मोशन के कारण एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब मैग्नेट की तरह मानो उसको। तो कभी भी एटम में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरा, अगर वो एक मैग्नेट की तरह है तो उसकी कोई फील्ड होगी, लेट से नॉर्थ से साउथ फील्ड जाती है। अगर उसी ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए विथ ऑपोजिट स्पिन, तो एटम को मज़ा ये आ जाता है कि देखो भाई, अपने चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो कुछ नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें जीवन भर है तो है ही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ना एटम पेयरिंग करके कैंसिल कर सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा, अपनी प्रयास करेगा करने का, तो इसके द्वारा स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स के कारण एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है पॉली के द्वारा कि एटम हमेशा एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश की जाएगी, अगर एटम के पास औकात है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। हेलो हेलो हेलो। Yes, हाँ sir. सर। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल नेचर में बनी गया, भगवान ने उसको इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए कि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो पाएँ, तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए अगर बेटा, मान लो किसी, अब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये तो मैं एटम की बात कर रहा था। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की हमको हमारे पास जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी कॉमन सेंस पे कि अगर कोई मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए तो उसका ये मैग्नेटिक स्पिन कटेगा नहीं, तो
तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ना ये अपना स्पिन कटवाने के लिए उससे आकर्षित हो जाएगा, उसकी तरफ चिपकेगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है मैग्नेटिकली एक्टिव व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कटवाने जाते हैं। आप खुद बताओ, जो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कटवाने जाएगा वो घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलो हेलो। और जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वो कहेगा अरे फालतू मैग्नेटिक फील्ड मेरे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रही हो, भगेगा, दूर होगा, रिपेल होगा। तो बोला जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, एक अट्रैक्शन का, एक रिपल्शन का। अब यहाँ पे ना बेटा ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति है ना, ये तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की, लेकिन एक सॉलिड तो एक मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को मॉलिकुलर ऑर्बिटल ना बोल के एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट में थ्योरेटिकली उसको मैग्नेटिक डोमेन कह रही है। क्या कह रही है? और उसको ऐसे गोले से दर्शाती है वो। और अब तुम बताओ, अगर मैग्नेटिक डोमेन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सिंगल साइडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मैग्नेटिक डोमेन का मोमेंट अगर सिंगल डायरेक्शनल होगा, तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि इसमें इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हेलो हेलो। और जिसमें इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट होगा। हेलो, क्योंकि वो कटवाना चाहेगा। हेलो। और जहाँ पे आपको डोमेन कहा जाए कि एक ऊपर एक नीचे, मतलब ये पेयरिंग टाइप की चीज़ बता रहा है आपको, तो मतलब ये रिपेल होगा, डायमैग्नेटिक चीज़ कहलाने की कोशिश करेगा। हेलो। तो अब सॉलिड्स की जब बात की जाती है ना नेचर में, तो ये इंग्लिश चलो हो गया, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ बहुत सुंदर सी, ये देखो, वाह वाह, एनसीईआरटी बहुत सुंदर। एनसीईआरटी पहले बता रही कि देखो देखो सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन सिंगल साइडेड है। तो एक तो हो गया, हमको पता है पैरामैग्नेटिक, एक हो गया डायमैग्नेटिक। अब एक्चुअली पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम जान चुके हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है बच्चों? जो मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? और डायामैग्नेटिक क्या होगा? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? रिपेल। लेकिन ये जो एग्जांपल है ना, ये एक्सट्रीम केसेस के हैं। कैसे? अगर सर किसी में मैग्नेटिक डोमेन बहुत सारे हैं जो पैरेलल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शक्ति से अट्रैक्ट होगा। हेलो। और जब कोई बहुत ज़्यादा शक्ति से अट्रैक्ट होता है तो इट इज़ एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और जब कोई एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बहुत पैरामैग्नेटिक ना बोल के क्या बोल देते हैं उसको इंग्लिश में हम? फेरोमैग्नेटिक। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक? हमारी देसी भाषा में बहुत अधिक पैरामैग्नेटिक। हेलो। वैसे ही बहुत अधिक, बहुत शक्तिशाली डायमैग्नेटिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे? क्योंकि आप देखो पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे हो गए जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब इसको मैं ऑर्बिटल नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डोमेन्स की मैग्नेटिक मोमेंट। हेलो हेलो। और एक केस आता है बेटा सॉलिड्स में कि रैंडम अरेंजमेंट है। मतलब देखो तीसरा वाला देखो, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ एग्जैक्टली कट भी नहीं रहा, सब आपस में पैरेलल भी नहीं है। ऐसे केस को हम कह देते हैं फेरी मैग्नेटिक। क्या कह देते हैं? और ऐसे सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल भी होने चाहिए। अब मैं आपसे इंग्लिश पढ़वाऊंगा। चलो कनिष्का इंग्लिश पढ़ दे बेटा स्टार्टिंग से। Paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. एक सेकेंड बेटा, They are magnetized. एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा। देखो अब यहाँ पे इसने ना अट्रैक्टेड को भी वीकली लगा दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली को दूसरा नाम दे देगा। हेलो। Yes, sir. कंटिन्यू कर कनिष्का। They are magnetized in magnetic field in the same direction. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons which are attracted by magnetic field. Example O2, Cu2 plus, Fe3 plus, Cr3 plus. Second, diamagnetism. Diamagnetic substances are weakly repelled by magnetic field. Pairing of electrons cancel their magnetic moment and they lose their magnetic character. Example, water, sodium chloride, benzene. Third, ferromagnetism.
A few substances like iron, cobalt, nickel, and CrO2 are attracted very strongly by a magnetic field. Such substances are called ferromagnetic substances. Besides strong attraction, these substances can be permanently magnetized. In solid state, the metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into small regions called domains. अब यहाँ पे उसने इंग्लिश में डोमेन का शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया जी। आगे Thus, each domain acts as tiny magnet. When the substance is placed in magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field and strong magnetic effect is produced. This ordering of domains persists even when magnetic field is removed and ferromagnetic substance becomes permanent magnet. रुक जाओ बेटा, अब ये जानकारी हो गई बेटा, थोड़ा सा प्रक्रिया की एक्स्ट्रा इंग्लिश की जानकारी हो गई। यहाँ तक अब दिक्कत है बोल दो बेटा, डाउट वाले बच्चे नहीं है सर। चलो कंटिन्यू कर कनिष्क। Antiferromagnetism. Substances like MnO showing antiferromagnetism have domain structures similar to ferromagnetic substances, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment. Ferrimagnetism. Ferrimagnetism is observed when magnetic moments of domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number. They are weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic substance. These substances also lose ferrimagnetism on heating and becomes permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट नहीं बेटा, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। Paramagnetic. ठीक है आगे। Example Fe3O4 magnetite ferrites like MgFe2O4 and ZnFe2O4. चलो ये जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों, एग्जाम्पल भूल भी सकते हैं, जेई के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बस डेफिनेशन भी पता हो तो मोर देन सफिशिएंट। चलो और बोलो बच्चों। हो गया। और कोई डाउट पूछना चाहेगा? नहीं पूछना चाहेगा तो सुनो बच्चों, एक काम थोड़ा सा अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, अपने अभी आपकी क्लास ख़त्म नहीं हुई, अपनी कॉपी उठाओ और फटाफट खुद से पढ़ना चालू कर दो। जहाँ भी कुछ भी अगर लिखी हुई चीज़ न समझ में आए तो उसको मत पढ़ना, उसको मेरे से पूछ लेना कि सर ये पूरा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं साथ ही में रीड करा के पढ़ा दूँगा। ठीक है, मुझे ये कॉल दे दो सब लोग अब बाकी के, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑफलाइन भी 4-5 लोग ही आते हैं, तो मुझे ये कॉल दे दो सब लोग। कल डाउट डिस्कशन ऑनलाइन ही करें कि ऑफलाइन आओगे? आएंगे सर। आओगे, चलो ठीक है बेटा। ऑनलाइन ही कर लीजिए। दीदी तो दीदी देखो, ऐसे मैंने आपको बोला ही था कि ऑफलाइन वालों को मैं प्रेफरेंस दूंगा, तो ऑफलाइन जो आना चाह रहा है बेटा उसकी इच्छा मैं नहीं वो कर सकता, हाँ लेकिन आप लोग का भी हक है डाउट पूछने का, तो बिल्कुल हक है। तो जैसे आज अभी मैंने डाउट क्लास की बेटा, मैं ऐसे हफ्ते में अगले वीक भी कर दूंगा। अगले वीक क्या, इसी वीक, अच्छा नहीं अब तो अगला वीक ही आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे तो हो ही गया, तो अगले वीक में बेटा एक ऑनलाइन क्लास फिर रख दूंगा। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं वो डाउट्स बेटा कहीं लिखते जाओ, या तो जैसे कॉपी में होता है ना, जैसे दिव्या है, दिव्या को डाउट है तो दिव्या कर देगी D1 D2, खुशी कर देगी K1 K2 K3 K4, तो आपको पता होगा पन्ने के ऊपर लिख देना, जहाँ डाउट हो उसमें चिन्ह लगा देना, पन्ने के ऊपर K1 K2 K3 K4 लिखते जाना, तो आपको ये पता होगा कि कितने डाउट पूछने हैं। नहीं समझ रहे? वरना भाई आज का डाउट अगर 6वें दिन मास्टर तुम मिलोगे तो हम 6वें दिन का याद कैसे रखेंगे? तो पन्ने के ऊपर K1 K2 K3 K4 लिखते जाओ, और कॉपी की शुरुआत में मान लो आपकी 11 डाउट है तो K11 कॉपी के शुरुआत में लिख लो, तो आपको पता रहेगा हाँ 11 डाउट है। पन्ने घुमाना तो पन्ने के ऊपर K1 K2 K3 दिखता जाएगा, और चिन्ह बना लेना उस पन्ने में ऊपर आपने बुक मार्क में लिख दिया K1 पेंसिल से, और नीचे जहाँ डाउट है वहाँ अंडरलाइन या चिन्ह या हाईलाइट जो भी करना हो, ताकि आप रिकॉल कर सको क्या पूछ रहे थे। और ऐसा भी नहीं है आपके पास टू प्रिसाइज डाउट नहीं होगा तो कम से कम वो पूरी चीज़ रीड करवा दूंगा मैं, तभी पता चल जाएगा डाउट क्या है। समझ में आया? हेलो, ऐसे क्या है सबका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल भी ऑफलाइन ही मिलेंगे, क्योंकि ऑफलाइन वालों को प्रेफरेंस देना है अपने को, और बाकी का भी नुकसान नहीं होगा। फ़िलहाल आपका पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, आप सॉलिड स्टेट पढ़ना चालू करो, बाकी लोगों के साथ मैं कल मिलूँगा, आप डाउट पूछ सकते हो फिर। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।